हाय गाइस, माय नेम इज शिवांश तिवारी एंड वेलकम टू पढ़ाई लिखाई पॉइंट। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो गाइस आप जैसे जब भी नाम सुनते हो मैटर का, तो होता क्या है मैटर, हमें मैटर के बारे में पहले जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर है, हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। एक तो मैटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और मैटर की स्टेट क्या होती है और मैटर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। और बाद में पढ़ने इवेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड 5th नंबर पे हमारे केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो अब एक एक करके बात करेंगे सबके बारे में। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। जो मैटर का पार्टिकल नेचर है वो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं मैटर क्या होता है। मैटर क्या है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो क्या कर रही है, अपने आप में एक स्पेस कैरी कर रही है, ठीक है, या अपने आप में स्पेस कोई ले रही है, या उसका अपने आप में कोई मास है, तो वो क्या हो गया, मैटर हो गया। एंड फेल्ट बाय सेंसेस, हम क्या करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू उसको फील कर सकते हैं। जैसे आप उसे छू कर देख लो, है ना, अब टच करोगे तो क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये कोई चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो, अब जैसे अभी जिस जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप एक चेयर पर बैठे हुए, डेस्क पर बैठे हुए, या आपने कहीं भी अपने आसपास की चीज़ें देख सकते हो। तो क्या है, कोई भी चीज़ देखो अपने वो क्या कर रही है, कोई ना कोई स्पेस घेर रही है, ठीक है ना, उसका कोई ना कोई मास होगा, ठीक है। तो वो क्या है, मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मैटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट द पंच तत्व। और मैटर किस चीज़ की फॉर्म होती है भाई, 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म होती है। कि पंच तत्व क्या होते हैं हमारे, एक तो एयर हो गया, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है, ये हमारे पंच तत्व है। तो इसी की फॉर्म होती है, क्या होती है, वो क्या मैटर होती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स। जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो फर्स्ट क्या होती है कि मेड ऑफ, फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। टाइनी पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, टाइनी पार्टिकल यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें टाइनी पार्टिकल कहते हैं। तो इससे मिलकर बना होता है। दूसरा क्या है, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन द पार्टिकल। क्या होता है, इनके बीच में एक वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है, इनके पार्टिकल के बीच में। एंड पार्टिकल आर कंटिन्यूस इन मोशन, और क्या कहते हैं, कंटिन्यू मोशन में रहते हैं। पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। और क्या करते हैं, ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स से क्या बंधे रहते हैं आपस में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड, स्टेट ऑफ मैटर हमारा सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो जानते हैं ये करके। तो फर्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप, बेस्ड अपॉन द पार्टिकल अरेंजमेंट होती है, बेस्ड अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये 3 तरीके से हमने इसे क्लासीफाई करा गया है। एक तो पार्टिकल का अरेंजमेंट के बेस पे होता है, दूसरा उसके एनर्जी के बेस पे, ठीक है, और तीसरा क्या है, उसके बीच के डिस्टेंस के बेस पे। मतलब तीन चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं 3 चीज़ों से, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो मैटर की स्टेट क्या होती है, ठीक है। तो मैटर की स्टेट क्या होती है, पहले आप जान सकते हैं कि एक तो पहले सॉलिड हो गया हमारा, ठीक है, दूसरा क्या हमारा लिक्विड हो गया, तीसरा गैस हो गया, फोर्थ क्या हमारा प्लाज्मा स्टेट हो गई, फिफ्थ क्या हमारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट हो गई। क्या हो गई हमारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी 5 स्टेट है मैटर की, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर में। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सभी स्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम अगर बात करें सॉलिड की, तो आप देख सकते हैं ये एग्जांपल, इसको फिगर दे रखी है सॉलिड की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैटर क्या आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और इनके बीच में क्या है, एक स्पेस है, जो हमने बताया था अभी ऊपर कि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, एटम है। तो अब देखो हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सॉलिड की। तो अगर बात की सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में, तो सॉलिड फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब भाई अब देखो कोई सॉलिड हो गया, जैसे मान लो कोई आप स्टोन ले लो, बड़ा सा स्टोन जो होता है, तो आप उसे एक एग्जांपल ले लो, वो क्या करता है, वो एक सॉलिड ही तो है। अब उनकी उसकी क्या शेप फिक्स है, ठीक है, और डेफिनेट उसका वॉल्यूम है। आप ये नहीं कर सकते कि उसका वॉल्यूम चेंज कर दो, इसकी शेप चेंज कर दो। भाई शेप कैसे चेंज होगी सॉलिड की, है ना। आप उसके पत्थर को आप मान लो पिचकाओगे तो नहीं, तोड़ दोगे उसे, ठीक है। तो फिक्स होता है वो। सेकंड हमारा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, और इनके बीच की जो पार्टिकल की डिस्टेंस होती है, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम के अंदर जो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी छोटी है ना, बहुत कम है डिस्टेंस के बीच में। तो ये बताया कि इनके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है।
और तीसरा क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे को स्पंज को आप कंप्रेस जान ला कंप्रेस कर दे हो ना, है ना, अपनी ताकत दिखाते हो, आप बॉडी बिल्डर बन जाते हो, तो ऐसा नहीं करना, आप नहीं कर पाओगे। तो तीसरा पॉइंट ये है। और आपने ये पॉइंट भाई लिख के आने पेपर में ऐसे, अगर आ गया ना कि क्या बताओ क्या प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, तो आपने ये पॉइंट लिखना है, आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपको सही नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है हमारा, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। देखो डिफ्यूज़ क्या होता है, डिफ्यूज़ मतलब एक टॉपिक होता है डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो सॉलिड है, सॉलिड बहेगा थोड़ी, इसका पार्टिकल मूव थोड़ी करेंगे, तो उसमें डिफ्यूज़न भी नहीं होता। और आपके डेंसिटी क्या होती है, इसकी हाई होती है। डेंसिटी पता है ना क्या होती है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है हमारी, तो इसकी डेंसिटी भी हाई होती है। फर्स्ट क्या हमारा, सॉरी फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इनके बीच की पार्टिकल की फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तभी तो एक आप दोबारा स्टोन का एग्जाम्पल ले लो, किसी भी और चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, मैं बार बार स्टोन का नहीं दे रहा, तो मैंने कोई भी सॉलिड ले लो, तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो क्यों, उनकी जो फोर्स उनके बीच की वो स्ट्रॉन्ग है, तभी तो भाई वो सॉलिड है। अगर मान लो फोर्स उनके बीच की स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो भाई वो फिर सॉलिड क्यों कहलाएगा, फिर तो पार्टिकल बह जाएंगे इधर से उधर। मान लो अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बह जाते हैं, इधर उधर फ्लो करते हैं। गैस इसमें और कम होती है, वो भी देखो कहीं भी निकल लेती है। अभी एनवायरनमेंट में गैस को किसी भी छोड़ोगे कोई भी एग्जाम्पल, तो क्या करे, वो उधर उधर फैल जाएगी, है ना। तो हम सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल की वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है, और उनकी जो फोर्सेस होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। हमारा अब लास्ट पॉइंट है हमारा सॉलिड का, ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। और भाई जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं वो, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से पैक करे गए होते हैं, ठीक है। तो ये भाई हमारे सॉलिड के बारे में थे, हमने सारे पॉइंट जान लिए। अब बात करते हैं हम लिक्विड के बारे में, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हैं, ये इसमें डायग्राम दे रखा है आपको भाई, अच्छा डायग्राम है। तो अब आप अगर ध्यान से देखें इसको आप, तो अभी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के बारे में, ठीक है, अगर इसको हम सॉलिड से कंपेयर करें तो इसके अंदर आप देखो तो इस पार्टिकल डिस्टेंस कितनी कम है, फोर्स इनके बीच की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन देखो लिक्विड के केस में क्या हो रहा है, इनका पार्टिकल की डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और डिस्टेंस इनकी ज़्यादा है, और जो फोर्स है इनके बीच की वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो बात करते हैं एक एक करके पॉइंट के बारे में लिक्विड के। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। मतलब क्या है हमारा, कि इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, बस वॉल्यूम फिक्स होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मान लो कोई ग्लास में लिक्विड है, ठीक है, आपने ग्लास में लिक्विड लिया, आप उस लिक्विड को जिस इसमें डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है ना। पानी तो आप पानी है, आप इसको किसी भी चीज़ में डालते हो आप, वो उसी का शेप ले लेता है, तो इसका शेप तो सेम नहीं होता, फिक्स नहीं होता। लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, आप हर बार इसका वॉल्यूम अगर चेक मेजर करोगे तो फिक्स ही निकलेगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो इसका शेप है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर, ठीक है, और इनके पार्टिकल डिस्टेंस लार्जर बताया था मैंने आपको कि जो सॉलिड के अंदर डिस्टेंस कम होती है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड क्या होती है, लार्जर होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज। सब इसके सब ना जिसके जितने पॉइंट है हमारे वो इसके अपोजिट चल रहा है सॉलिड के, जो मतलब इसमें नहीं था वो इसमें हो रहा है। जैसे मान लो इसमें डेंसिटी है, ठीक है, इसमें डेंसिटी ज़्यादा थी सॉलिड के अंदर, लेकिन लिक्विड में क्या डेंसिटी इसकी कम है, ठीक है। किसके कंपेरिजन में, सॉलिड कंपेरिजन, इसको सॉलिड से कंपेयर करा जा रहा है। और ये डिफ्यूज़ हो सकता है, बट डिफ्यूज़ तो हो ही सकता है क्योंकि डिस्टेंस तो वैसे ही कम है इसकी। और इसका फिर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर दैन सॉलिड, ठीक है। पूरा कंपेरिजन इसके सॉलिड से करा जा रहा है, देखो, ठीक है ना। इनके बीच की जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो कितनी है, वो वीकर है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के मुकाबले। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, ठीक है। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो पैक होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन अगर हम सॉलिड से इसको कंपेयर करें तो क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट है हमारा गैसेस के बारे में। तो भाई देखो गैस के पार्टिकल तो आप देख ही सकते हो, ख़तरनाक ही हो रहे हैं। देखो भोकाल में जा रखा है, तो इतने चारों तरफ भाग रहे हैं, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस पे देखो कितनी
ज़्यादा है, फोर्स कितनी कम है इनके बीच में। भाई फोर्स किसी के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इनके बीच की फोर्स कम होगी। अगर मान लो हमने किसी के, हम सारे दोस्त, कोई दोस्त है मान लो खेल रहे हो, आपने क्या करा, हाथ तो कस के पकड़ लिया तो डिस्टेंस कम हो गई, एक घेरा बना लिया। अब मान लो फोर्स कम हो गई, वो दूर दूर से जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ऐसे इनके मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, क्या हो रहा है, इन डिस्टेंस के बीच में ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि फोर्स इनके बीच का कम है। अब पॉइंट एक पर बात करेंगे तो भाई देख क्या होता है, नैदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, ना इसका शेप फिक्स होता ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, क्योंकि देखो अगर बात करें शेप क्यों फिक्स होता और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अब भाई आप इस, मैंने बताया था आपको, गैस को भी लिक्विड की तरह आप कहीं भी रखोगे वो उसी का शेप लेती है ना, उसी में पूरी तरह फैल जाएगी, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। तो हम नहीं कह सकते कि इसका शेप फिक्स है और वॉल्यूम। ठीक है, ना इसका शेप फिक्स होता ना वॉल्यूम फिक्स होती। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर। भाई पार्टिकल डिस्टेंस लार्जर होती है बहुत ज़्यादा, किसके मुकाबले, अगर हम सॉलिड की बात करें उसके मुकाबले और लिक्विड की बात करें उसके मुकाबले, दोनों के मुकाबले क्या होती है, डिस्टेंस होती है पार्टिकल की वो बहुत ज़्यादा होती है। और थर्ड पॉइंट क्या, हाईली इनकम्प्रेसिबल। देखो हमने पढ़ा था कि सॉलिड में इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड में ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन जो गैसेस की फॉर्म में क्या होता है भाई साहब, हाईली इनकम्प्रेसिबल है, पूरे अब गैस को पूरी तरह कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है। और डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, डेंसिटी भी कम होती है और क्या होता है डेंसिटी भी लीस्ट होती है और आसानी से डिफ्यूज़ हो सकता है। डिफ्यूज़ पता है हमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। पार्टिकल का मूवमेंट जो कहलाता है उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैस इसमें अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि पार्टिकल इसमें फ्री होता है ना, मूव कर सकता है आराम से। भाई जो चीज़ फ्री है वो आराम से मूव कर सकती है, और जब मूव कर सकते हो फोर्स कम है तो हाईली डिफ्यूज हो सकते हैं, उसका पार्टिकल चारों तरफ मूव कर जाएंगे। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर। भाई बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, तभी तो मूव कर रही है गैसेस के, आप जान सकते हैं, आप इमेजिन करके देख लो खुद। और लास्ट पॉइंट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट। और गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं, फ्रीली घूमते हैं भाई। क्लियर है। तो ये हमारी जो हमारी देखते हैं 3 स्टेट होती है हमारी। ठीक है, ये हमें सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई है, गैसेस हो गई। ठीक है, अब हमने इसके बारे में जान ली तीनों के बारे में। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेट के बारे में। ठीक है, फोर्थ स्टेट क्या है हमारी, फोर्थ स्टेट है हमारी प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो हम बात करें प्लाज्मा स्टेट की, तो ये प्लाज्मा इज एन आयनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होता है, जब गैस आयनाइज होती है हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, इसे हम प्लाज्मा स्टेट कह देते हैं। ठीक है, ए प्लाज्मा इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि जब आयनाइज हो रही है तो उसमें चार्जेस तो होंगे, है ना, आयन्स तो होंगे और भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होगा फिर तो। ठीक है, और कंडक्टर, गुड कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर सकती है। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा इसका, प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आयनाइज गैस हो गई। ठीक है, इसका क्या होता है, इंडेफिनिट शेप होता है, इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। इसका एग्जांपल ले लो आयनाइज गैस। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना प्लाज्मा के बारे में, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। फिफ्थ स्टेट है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। क्या होती है वो, काफ़ी लो टेम्परेचर पर अराइज होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा पॉइंट, द साइंटिस्ट वो वर्क विद द बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन रिसीव ए नोबेल प्राइज़ फॉर देयर वर्क इन 1995। मतलब जो साइंटिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस, 2 साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, एक का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने साथ में वर्क करा और इसी वर्क के लिए इन्होंने स्टेट की डिस्कवरी की, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट थी, और इनको इसी के नोबेल प्राइज़ मिला था 1995 में। क्लियर है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर इवन क्लोजर देन एटम इन सॉलिड। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन BEC जो स्टेट होती है, ठीक है, BEC, इसके अंदर जो पार्टिकल की जो
डिस्टेंस होती है वो सॉलिड से भी कम होती है, क्योंकि हमने अभी 3 स्टेट ऊपर पढ़ी थी सॉलिड के बारे में। सॉलिड में क्या थी, सबसे कम स्टेट थी, मतलब स्टेट सॉरी सबसे कम जो उनकी डिस्टेंस थी, जो पार्टिकल की डिस्टेंस होती है बीच की, वो सबसे कम थी उनके एटम के बीच की। लेकिन यहाँ पे बात करें BEC में, तो BEC के अंदर जो पार्टिकल के जो एटम के बीच डिस्टेंस होती है वो सॉलिड से भी कम होती है। वो इतने क्लोजली पैक होते हैं BEC के जो एटम होते हैं। क्लियर है? तो अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। फर्स्ट क्या हमारा, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज पार्टिकल आर लॉक्ड इनटू प्लेस। ठीक है, सिंपल है। ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि हम क्यों कह सकते हैं कि इनके बीच की जो शेप डेफिनेट होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि इनके पे पार्टिकल जो होते हैं लॉक्ड होते हैं एक दूसरे में, है ना, पैक करे होते हैं, बिल्कुल पैकिंग की तरह। जगह ही नहीं होती, हिलेंगे कैसे बंदे, जब जगह होगी तभी तो बंदा हिलेगा कोई, है ना। अभी आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाए, डब्बे में बंद कर दिया जाए, 5-6 लोग इकट्ठा, आपसे कहे भैया नाच, तो आप नाच के दिखा दोगे? नहीं नाच पाओगे। अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा सॉलिड डू नॉट फ्लो ईजिली बिकॉज द पार्टिकल कैन नॉट मूव स्लाइड वन पास टू अनदर। मतलब क्या है इसका, कि जो सब पार्टिकल हैं वो मूव नहीं कर सकते और फ्लो नहीं कर सकते ईजिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई वो क्लोजली पैक होते हैं, जगह नहीं होती, तो वो एक दूसरे पर स्लाइड नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, वो फ्लो नहीं कर पाते। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज़ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। मतलब क्या है कि जो सॉलिड्स हैं उनके बीच की वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है पार्टिकल के बीच की। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्या है, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। क्लियर है? तो हम एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर देखें लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल। लिक्विड क्या होता है, वो ईजिली कंप्रेसिबल नहीं होता। एंड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, देयर इज़ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। वही इनके बीच का पार्टिकल का डिस्टेंस कम होता है, सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होता है, लेकिन होता है इसमें भी कम ही है। ठीक है, लेकिन आप इसको अगर सॉलिड से कंपेयर करो तो ज़्यादा निकलता है। सेकंड क्या हमारा, लिक्विड हैव एन इंडेफिनेट शेप बिकॉज द पार्टिकल लाइड पास्ट वन टू अनदर। ठीक है, वो क्या करते हैं, इनके जो इंडेफिनेट शेप होता है क्योंकि पार्टिकल लाइट कर सकते हैं एक दूसरे पे। और थर्ड क्या हमारा, लिक्विड फ्लो ईजिली बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव एंड स्लाइड पास्ट वन अनदर। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं। तो इनके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब बारी है गैसेस की। तो अगर हम गैस के बारे में बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। द गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल होती हैं बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। क्यों? पता है अभी हम जितने भी ऊपर पॉइंट पढ़े हैं सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, उन सबका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है, अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ना है, इसका नोट्स बनाना है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप ऐसे मत ले, हल्के मत लेना, अच्छे पॉइंट हैं, अच्छे दे रखे हैं। ठीक है, पूरे पढ़ने हैं आपने। तो गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे हम कि जो गैसेस होती हैं आर ईजिली कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। इनके बीच के जो पार्टिकल डिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड क्या हमारी, गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। मतलब जो पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है ज़्यादा होती है, फोर्स कम होती है, जिसके क्या होता है वो रैंडमली मूव करते हैं, है ना, मनमौजी। ठीक है, मनमौजी की तरह मूव कर रहा है, मज़े में मज़े ले रहा है, ऐसी आराम से अपना घूमते रहते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा इसका, गैसेस हैव इंडेफिनेट शेप एंड हैव इंडेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन अनदर। वही सिंपल है, वही बताया गया था कि इनमें स्पेस ज़्यादा होता है, बहुत डिस्टेंस कम होती है, इसलिए इंडेफिनेट शेप इंडेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए मूव कर सकते हैं। क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट, इसके बाद है हमारा प्लाज्मा का। हमने सॉलिड लिक्विड गैस के पढ़ लिए, अब आते हैं हमारे प्लाज्मा स्टेट के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था प्लाज्मा स्टेट के बारे में, प्लाज्मा हैव एन इंडेफिनेट शेप एंड एन इंडेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन अनदर। ठीक है, मतलब उसका शेप जो इंडेफिनेट क्यों होता है, इंडेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि क्या करते हैं उसके पार्टिकल होते हैं मूव कर सकते हैं एक दूसरे पे। अब प्लाज्मा सेकंड है हमारा, प्लाज्मा आर ईजिली कंप्रेसिबल
बिकॉज देयर ए ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन देम। पर जो चीज़ कंप्रेसिबल है तो क्या इसके मतलब क्या है, क्योंकि इसके बीच के जो फ्री स्पेस है तभी कंप्रेस हो सकती है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयन। मैंने बताया था ऊपर। भाई देखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो रहे हो, है ना, अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब क्या, इनके बीच में आयन्स होंगे भाई इसमें, क्योंकि प्लाज्मा स्टेट में आयन तो होते ही हैं, है ना, आयनाइज गैस होती है। तो भाई देखो इसलिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट होंगे वो, ठीक है। अब हमारा इसके बाद पॉइंट आता है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर बोयस आइंस्टीन कंडक्टर। क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा पार्टिकल आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। जो BEC होती है, बोस आइंस्टीन कंडक्टेड, ये क्या करते हैं भाई साहब, काफ़ी लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, पार्टिकल आर लिटरली इनडिस्टिंग्विश बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेस। क्या होते हैं वो भाई साहब, लोग होते हैं, ऐसे जगह नहीं होती, ठीक है ना, सेम स्पेस में लॉक हुए पड़े होते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो मूव नहीं कर पाते यार, ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट क्या हमारा कि BEC शोज सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। भाई देखो अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी आ गई, अब ठीक है, मतलब क्या बता रहा है कि जो बोस आइंस्टीन कंडक्टेंट शो क्या सुपर फ्लूइडिटी, मतलब एक तो होती है फ्लूइडिटी, एक होता है सुपर फ्लूइडिटी, मतलब बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ठीक है, क्योंकि पार्टिकल क्या कहते हैं बिना फ्रिक्शन के, इसमें क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती। जब फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स होगी नहीं, अपोज करने की कुछ है ही नहीं, तो भाई आसानी से मूव करेगा ही करेगा। तो ये बताया गया इसमें, क्लियर है। तो भाई इसके बाद आपके क्वेश्चन हैं, आपने क्या करना, अरेंज करना है। अब हमारे थर्ड पॉइंट है हमारे इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, क्लियर है। अब हम बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड एज एन आइस, लिक्विड में वाटर की फॉर्म में, और गैस एज ए वाटर वेपर, ठीक है। जैसे वाटर है, अब हमने वाटर की 3 स्टेट देख ली। सॉलिड, अगर हम सॉलिड बात करें तो बर्फ़ की जैसे लाई कर सकता है, आइस की फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड में वाटर की फॉर्म में, वाटर से तरह होता है, और गैसेस में वाटर वेपर की तरह, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्लिमेशन, ठीक है भाई, अच्छा है, अच्छा टॉपिक है, पूछता है पेपर में, सीधा इसके डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है, ठीक है, इसके बारे में पूछता है। तो क्या होता है सब्लिमेशन, देखो अगर हम देखते हैं कि अभी ना हमने इसमें कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, लिक्विड के बारे में पढ़ लिया, गैस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट पढ़ ली, बोस आइंस्टीन कंडक्टेंट पढ़ ली। अब हम इसका इंटरचेंज पढ़ेंगे। तो इंटरचेंज में क्या है, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, या फिर लिक्विड दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अगर मान लो सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब हमको ये इंटरचेंज पढ़ना है, कन्वर्जन पढ़ना है। तो ऐसे ही क्या है, सब्लिमेशन क्या है, मान लो अगर कोई सॉलिड है सीधा सॉलिड से लेके, ठीक है, किस में चेंज होता है, सीधा गैस में चेंज होता है, बिना चेंज लिक्विड में हुए बिना, ठीक है ना। अगर वो लिक्विड में चेंज ना होकर सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम सब्लिमेशन कहते हैं। बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा सॉलिड से वेपर में चेंज होना, गैस की फॉर्म में चेंज होना, इसी को कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, कैम्फर, आयोडीन, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है 3 एग्जांपल इसके सब्लिमेशन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे इफेक्ट के। तो पहला इफेक्ट पहला क्या है हमारा, पहला है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। क्या कहता है, द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग ए सॉलिड वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। मतलब क्या कह रहा है कि जो टेम्परेचर इफेक्ट है हीटिंग पे, जब किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, वो डिपेंड करता है सॉलिड का नेचर क्या है, सॉलिड के नेचर डिपेंड करता है, अलग टाइप के सॉलिड अलग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। कंडीशन हम क्या उसको कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से जो होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो मैं इसे लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, बराबर ½ m
v² होता है, ठीक है, जिसमें से क्या है, जो मास तो कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, बचा क्या हमारा v बच गया, वो काइनेटिक एनर्जी बच गया। मतलब क्या है, जब हम पार्टिकल को एनर्जी देंगे, हम टेम्परेचर को, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है भाई, रैंडमली फटाफट मूव करते हैं वो। अब मान लो आप कहीं बैठे हो, आप कहीं नीचे कुर्सी में चेयर में आग लगा दिया, आप भगोगे नहीं भगोगे, है ना, जलन होगी। तो भाई ऐसी है, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट करते हैं तो क्या होते हैं, उनके पार्टिकल होते हैं वो, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हाफ m² में भी क्या हमारी वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़नी पड़ती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। विद ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल देयर बाय सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। क्लियर है। इसमें ये जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें खाली ये बताया गया है कि कोई भी मान लो सॉलिड है, जब उसको हम हीट करते हैं, जब उसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे, तो उसके भी जो मॉलिक्यूल होंगे, उनके जो पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करते हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो मूव करने लगे, जिसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो किसको ओवरकम कर देती हैं, वो किसको तोड़ देती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, जो उनके पार्टिकल, उनकी जो खुद के पार्टिकल के बीच की जो फोर्स है ना, जिससे वो बंधे हुए हैं, वो टूट जाती है वो फोर्स, ठीक है, क्योंकि हमने हीट करा है, उस हीट की वजह से क्या होता है, फोर्स कम हो जाती है वो, ठीक है, जिसके पार्टिकल मूव करने लग जाते हैं, और सॉलिड का मेल्ट किस में होता है, लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। तो ये हमारा रीज़न है क्यों कोई सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है, ये इसी का रीज़न है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट, और पेपर में भी आपने ऐसे ही लिख के आना है। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन आती है, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, कि ऐसा टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। इसका आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 273.16 केल्विन, ये क्या है हमारा केल्विन। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है कि किसी भी सॉलिड का लिक्विड में चेंज करने को कहते हैं फ्यूजन कहलाता है। क्लियर है। अब हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भाई अच्छे से पढ़ लिया, एक एक पॉइंट बता दिया आपको। मुझे नहीं लगता आपको ऐसा कोई पॉइंट समझ ना आया हो, सारा समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। बिल्कुल है कि अगर प्रेशर को हम इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज करेंगे तो भाई चेंज तो होगा स्टेट में। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, ये ब्लैक से पहले कर रखा है तो अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने अच्छे से याद रखना है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। ठीक है, सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस ऑन डिक्रीज द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, जो हमारा सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड CO2 का एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। आपको ध्यान रखना, जो इसका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एक और नाम क्या है, ड्राई आइस है। ठीक है, ये इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया इसका कि सॉलिड CO2 इज़ अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर पे होती है और सॉलिड CO2 कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टू गैसीय स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर एंड विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें सीधे से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। एंड दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसको ड्राई आइस कहते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद अब आती है हमारी लेटेंट हीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या होती है लेटेंट हीट, इसको हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना, हिडन, द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। क्या कहती है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हमने स्टेट को चेंज कर दिया, ठीक है ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया मॉलिक्यूल के, तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है। अब आता है हमारा कुछ वो है डिफरेंस दे रखा है फ्यूजन और वेपोराइजेशन के बारे में। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसमें कहते हैं फ्यूजन कहते हैं। और वेपोराइजेशन क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या है, देखो फ्यूजन में हमने क्या करा, फ्यूजन में हमने क्या करा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करा। ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड में चेंज करा। लेकिन जो वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन में हमको जो हमने फ्यूजन
सॉलिड से लिक्विड बनाया, अब उसी लिक्विड को हम क्या करेंगे, हम गैस में कन्वर्ट करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। जितने इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर हम क्या कर देंगे, गैस पे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या है, वेपराइजेशन है। अब थस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब कि क्या है, कोई भी अगर मैटर हो, सॉलिड हो चाहे लिक्विड चाहे गैस हो, ठीक है, उस पर प्रेशर का टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। क्लियर है। तो ये आपके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी रीड मारोगे, क्योंकि मैं आपको पूरा समझा दिया चैप्टर में, अब थोड़ा लास्ट चल रहा है हमारा, इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। इसके बाद आप नोट्स को अच्छा इसमें नोट्स बना लेना, ठीक है, उसे याद कर लेना और एनसीईआरटी रीड करना, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हमारा 4 टॉपिक है हमारा इवेपराइजेशन एंड बॉइलिंग। क्लियर है। तो क्या है हमारा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल होता है मूव करता है, कभी रेस्ट में नहीं रहते। एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है, देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पर अगर बात करें, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उनकी क्या होती है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम होती है, ठीक है, सबके सब अपनी अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। ये बताया गया इस पॉइंट में। इन केस ऑफ लिक्विड, अगर हम लिक्विड के केस में बात करें, ठीक है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अनदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। वही बता रखा है कि हायर टेम्परेचर हाई करा, उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने बीच की तोड़ दिया और किस में चेंज हो गया, गैस में, वेपर में चेंज हो गया। सिंपल है, लिक्विड से, वही तो है। और थर्ड, इसी को दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, क्या कहते हैं, ई वेपराइजेशन कहते हैं। क्लियर है। मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ क्या होता है ई वेपराइजेशन। कि ये बोल रहा है कि जब हम क्या करते हैं, इन द केस ऑफ लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द टेम्परेचर हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जब फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या करता है, अपने बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़ देता है और किस में चेंज हो जाता है, वो पार्टिकल लिक्विड से गैस में चेंज हो, वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसी फिनोमिनन को चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर अपने बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे क्या कहते हैं, इसको वेपराइजेशन कहते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपरेशन, इस पर कौन से फैक्टर होते हैं, घटक अफेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, क्या क्या चेंज आते हैं इसमें, तो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा द रेट ऑफ इवेपराइजेशन विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब क्या है कि जो इवेपराइजेशन का जो रेट है, जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसका रेट भी बढ़ता है। विदाउट दैट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ, मतलब जब बोल रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेज। जब हम कोई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएंगे। तो इसमें ये बताया गया है। फर्स्ट में हमारा क्या है, जब हम एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपरेशन बढ़ जाता है, एरिया पर डिपेंड करती है। सेकंड क्या है हमारा, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड हमारा ह्यूमिडिटी, ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी आ गया। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट द गिवन टेम्परेचर इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीज। जब क्या कह रहा है, आपको समझने की जरूरत है। लोग पूछते हैं कि इवेपरेशन और ह्यूमिडिटी में क्या फ़र्क है, ठीक, दोनों सेम से मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखो, अगर आप बात करें ह्यूमिडिटी की, क्योंकि हमने अभी ऊपर जब पढ़ा था इवेपरेशन के बारे में, इवेपरेशन क्या था कि जो हमने हाई टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो गए, काइनेटिक एनर्जी गेन करी, क्या उनके अपने बीच की फोर्स तोड़ दी और अपने बीच की फोर्स तोड़ के किस में चेंज हो गए, वो वेपर में चेंज हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जो हम अपना इन्वायरमेंट देखते हैं ना, हमारे इन्वायरमेंट में आसपास हमारे क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होता है पहले से ही। क्या होते हैं वो एयर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। लेकिन अब मान लो कोई आप देख रहे हो, आप जिस जगह हो, अभी मान लो आप ऐसी जगह हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे वाटर वेपर बहुत प्रेजेंट है,
और आपने क्या करा, आपने वही टेम्परेचर हाई करने लग गए कि ये सब्सटेंस का मान लिक्विड का है, ठीक है, आप जलाने लग गए उसे। लेकिन वहाँ पे आपने देखा अभी आपने क्या करा, इसको वेपराइज करने की कोशिश करा आपने, लेकिन वहाँ पे वेपराइजेशन कम हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो एयर है जहाँ पे आप हो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ना पहले से ही बहुत ज़्यादा है भाई। जहाँ पे एयर में वाटर वेपर पहले ज़्यादा है तो और वाटर वेपर कैसे ऐड होंगे, ठीक है, डिपेंड तो करेगा ना। कम से आपने उसमें ऐड करने के लिए और वाटर जगह बनानी पड़ेगी। मान लो कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने 5 चीज़ देख रखी हैं, ठीक है, जो छठी चीज़ें कब रख पाओगे, जब उसमें जो कुछ जगह खाली करोगे, ऐसा तो नहीं कि इसमें ऐसे ठूक दो सारा। तो ऐसे ही है कि जो ह्यूमिडिटी है एयर में, पहले अगर मान लो ह्यूमिडिटी आपकी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा तो ह्यूमिडिटी कम होगा। दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है, क्या नाम है, रिलेशन होता है। अगर ये ज़्यादा हो तो ये कम होगा, और अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है ना। दोनों का अपोजिट रिलेशन होता है ह्यूमिडिटी का और वाटर इवेपोरेशन का। अगर इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो वाटर वेपर ज़्यादा हुए तो ह्यूमिडिटी कम होगी, क्योंकि वाटर वेपर पहले ज़्यादा है तो और वाटर वेपर कैसे ऐड होंगे, ठीक है ना। वाटर वेपर ऐड होने के लिए जगह तो चाहिए होगी ना, तो वो ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगा। और अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वाटर वेपर कम है, तभी तो इवेपोरेशन हो रहा है। कि वहाँ पे क्या है, जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे वाटर वेपर ऑलरेडी कम है, इसलिए ह्यूमिडिटी कम है, इसलिए इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है? तो अब ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ह्यूमिडिटी हमारी हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा वाइंड स्पीड के बारे में। द हायर द वाइंड स्पीड मोर द इवेपोरेशन। अब देखो, मान लिया सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देसी एग्जांपल। मान लिया कोई जगह है, एक छोटा सा प्लेस आपने क्या मान लिया, लेट कर लिया जैसे मैथ्स में करते हैं हम लेट। तो अब क्या करा, वहाँ पे आपने एक फ़ैन लगा दी, वहाँ पे हवा बहुत बढ़ा दी। तो जब उस एरिया में जहाँ पे हो, अभी आप मान लो आप जहाँ पे हो वहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उस एरिया में जहाँ पे आप हो वहाँ पे वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपने वहाँ पे हवा चलाई बहुत सारी, क्या हो गया, सारे वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे, भाग गए, रैंडमली हो गए। मतलब वहाँ से जिस जगह जो ने पर्टिकुलर स्पेस कैरी कर रखा था उन वाटर मॉलिक्यूल ने, वाटर क्या ना एयर के अंदर, वो क्या हो गई, खाली हो गई भाई। सारे जगह एयर में से निकल गए, सारे भाग लिए फटाफट। तो क्या होगा, जब वाटर निकल जाएंगे वहाँ से, जगह खाली हो गई। और जब जगह खाली हो गई इसका मतलब क्या हो गई, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जगह बहुत है, अब तो आसानी से इवेपोरेशन हो जाएगा। कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन नहीं हो पाता। क्लियर है? मतलब स्पीड पे काफ़ी स्पीड का भी इफेक्ट पड़ता है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा क्या है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, एंड रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। क्लियर है? अब आता है हमारा इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। अब इन दोनों में देखते हैं। ठीक है, बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिनन, पार्टिकल फ्रॉम बल्क वॉल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग क्या होता है, बल्क फिनोमिनन होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों के बीच में। बल्क मतलब क्या होता है, देखो बल्क मतलब पूरा, जैसे मान लीजिए गिलास है, आप एक गिलास को आप देसी एक चायदानी हो गई, चायदानी में जब आप चाय बनाते हो या फिर पानी उबालते हो तो आप देखते हो अगर बहुत देर तक उसे उबालते रहोगे, जब उबालना स्टार्ट करते हो तो नीचे से स्टार्ट होती उबल के पूरा पानी गर्म हो जाता है। मतलब कि बल्क फिनोमिनन है। पूरा जो इवेपोरेशन होता है, बॉइलिंग जो होती है वो पूरे वाटर की होती है, ऊपर नीचे तक कुछ नहीं बचता लास्ट में। लेकिन जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, ये होता है भैया एक सरफेस फिनोमिनन होता है। ये खाली सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है उनके बीच में होता है। ठीक है, बल्क में क्या है, कौन सा पार्टिकल है, उससे इसका कोई मतलब नहीं। इवेपोरेशन में भैया हमारा मतलब है सरफेस से, सरफेस पर जो होगा हम उसका काम करेंगे, नहीं होगा जो बल्क में भाड़ में जाओ, हमें मतलब नहीं है। क्लियर है? मतलब जो इवेपोरेशन होगा वो किस पे हो, सरफेस पर जो पार्टिकल है उनका ही होगा। क्लियर है ना? जबकि जो बॉइलिंग है वो बॉइलिंग जो बल्क में पार्टिकल नीचे ऊपर हर जगह हर सबकी बॉइलिंग हो जाएगी, सब निकल लेंगे उबल के। लेकिन जो इवेपोरेशन में क्या होगा, जो सरफेस पे होगा सरफेस का ही होगा। द पार्टिकल फ्रॉम सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। क्लियर है? अच्छे से क्लियर कर दिया इसमें आपने वेपराइजेशन और बॉइलिंग को मैंने। अब हम चैप्टर के एंड पे पहुंच गए हैं भाई। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो यार, अच्छी लग रही हो तो चैनल इसको वीडियो को लाइक करते रहना। ठीक है ना, और सब्सक्राइब मार देना जानने से भाई, और शेयर कर देना भाई। ठीक है ना? अब देखो बात करें हम केल्विन सेल्सियस स्केल के बारे में। तो केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक है ना, एसआई यूनिट होती है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब
केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है आपने। और बेसिकली इसको हम 273 केल्विन ही मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को। एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इस केल्विन, और इसका रिलेशन दे रखा है। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखना है आपने। केल्विन बराबर होता है सेल्सियस पे 273। ये कन्वर्जन आता है। मान लो आपने क्या होगा, हमें केल्विन की वैल्यू दे दी हो, है ना, और सेल्सियस पूछा हो, तो हम इसमें फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है, और निकाल लेंगे वैल्यू। मान लो सेल्सियस दे दे, केल्विन पूछा हो तो निकाल लेंगे। तो हमें रिलेशन ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन। जो केल्विन स्केल होता है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव साइन देता है। ये आपने मोस्ट ध्यान देना, पूछता है क्वेश्चन ऐसे आता है 1 नंबर में, तो ध्यान रखना है कि जो केल्विन स्केल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जबकि हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल, इसलिए क्या करते हैं, इसको बेटर स्केल मान जाता है, सेल्सियस के मुकाबले बेटर स्केल मान जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे आता है कि वाई ये जो सेल्सियस स्केल है इसको बेटर स्केल माना जाता है केल्विन के मुकाबले। भाई क्योंकि केल्विन में क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव साइन देता है। ठीक है, इसलिए बेटर स्केल मानते हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटीएम ऑफ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, एंड द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजर प्रेशर होता है जो गैसेस से एक्सर्ट किया जाता है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल होती है, पीए। पास्कल किसे नोट करते हैं, पीए से नोट करते हैं। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵। ठीक है, द प्रेशर 10⁵। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁵ को। अब मैं लिख के दिखाता हूँ 10⁵ में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है। एंड द प्रेशर ऑफ द एयर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 atm होता है 1 एटमॉस्फेयर, एंड इट इज़ टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं या आपने चैप्टर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से चैप्टर ख़त्म। आपने अब तक जितना हमने पढ़ा पूरा आपने तो इसके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, और लिखना है और इसको समझना, याद करना है। और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे क्लास 9 का। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब मार देना और वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, और शेयर कर देना। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।